हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फोकस में। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा ग्रुप सी और मेंस की परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को विद फैक्ट्स के साथ समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम 100 क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हरियाणा में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत में प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें विजय बाबर की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किया गया था, जिसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम जे.सी. शाह समिति बनाई गई थी, जिसमें 3 सदस्य थे। एक जे.सी. शाह और दूसरे M.M. फिलिप, तीसरे एस दत्त। इनके द्वारा ही 23 अप्रैल को एक समिति बनाई गई थी और इन लोगों को नियुक्त किया गया था कि देख कर आओ कि हरियाणा एक राज्य अलग बनने के लायक है या नहीं। तो 30 मई को उन्होंने रिपोर्ट अपनी सौंपी और कहा कि हरियाणा को एक अलग राज्य बना देना चाहिए। तो हरियाणा जो हमारे भारत में 17वें राज्य के रूप में उभरा था, 17वां राज्य बना था और 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा को 17वां राज्य बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। और हमें ये पूछा जाए कि हरियाणा जब बना था तो हरियाणा में कितने ज़िले बनाए गए थे? तो हरियाणा में जो ज़िले बनाए गए थे उसे याद करने की ट्रिक है घर जेके में, घर जम्मू कश्मीर में। तो इससे याद रख सकते हैं गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक और घर जे माने जिंद, कैसे करनाल, महेंद्रगढ़। ये 7 राज्य थे जब हमारा हरियाणा का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसका 1। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रोहतक जिले के निकट एक ग्राम जो 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर बोहर मठ के समीप 123 एकड़ में बनी हुई तिलियार नामक पर्यटन स्थल है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो हरियाणा के प्रथम राजा श्री धर्मवीर जी को बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो हरियाणा का जो मैप है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पंजाब है और यहाँ पर हमारा यूपी है। तो यहाँ पे जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो इधर की साइड हैं। तो ये हो जाएगा पूर्व और उत्तर। तो उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो हरियाणा को कुल 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। तो इसको याद करने की अपनी एक ट्रिक है कि मंडलों को हम किस प्रकार याद रखें। तो घर तो हमने पहले भी याद किया था कि घर KF, जिसमें गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक जो हमारे सबसे पहले राज्य बनाए गए थे हरियाणा में। और K माने करनाल और F माने फरीदाबाद। घर KF, करनाल, फरीदाबाद, ये 6 मंडल हैं हमारे हरियाणा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो ये कह रहा है कि प्रदेश में किन 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों को बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फरीदाबाद व हिसार को क्या कहते हैं, विशेष रूप से पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो रोहतक में चूना पत्थर, डोलोमाइट और चूना कंकर ये पाए जाते हैं हमारे रोहतक जिले में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जुत्सी किस खेल से संबंधित है?
तो हरियाणा की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो दौड़ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? तो हरियाणा के जो प्रसिद्ध कवि थे पंडित नेकीराम शर्मा, उन्होंने भिवानी से संदेश पत्र हिंदी में इसका संपादन किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? तो हरियाणा के किस जिले में है भूतेश्वर मंदिर, ये हमको बताना है। तो हरियाणा के जिंद में स्थित है, जिंद जिले में स्थित है भूतेश्वर मंदिर, जहाँ पे रानी तालाब के बीचों बीच इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1987 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चंदेल शासकों ने ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चोल साम्राज्य का उदय जो हुआ था वो 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी जो स्थापना की थी वो विजयालय ने की थी, विजयालय ने, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में धर्म से संबंधित मूर्तियां या भित्ति चित्र मिलते हैं। तो अजंता की गुफाओं में जो महाराष्ट्र में स्थित हैं उसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म सभी के चित्र व मूर्तियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो तेल का ऊपर चढ़ना और उतरना, इसी क्रिया को हम केशकत की क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो इसकी याद करने की हमारी एक ट्रिक है, एलयू का लोजल, एलयू का लोजल, पारा एलयू का लोजल, पारा हाइड्रोजन अल्कोहल, अल्कोहल भाप बन वायु में घुल गया। तो इसका क्या हुआ? सबसे तेज एल्यूमिनियम, फिर कैसे कांच, लैसे लोहा, जैसे जल, समुद्री जल और जल, पारा हाइड्रोजन अल्कोहल भाप और फिर वायु में। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो एल्यूमिनियम में होती है, फिर कांच में। तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारा? लोहा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। और जो निर्वात में चाल होती है वो ध्वनि की वो शून्य होती है, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं कर सकती। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा 3। पौधे में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है, तो पौधे में जो हरा जो होता है क्लोरोफिल वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पत्तियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है।
जिसकी जो स्थापना है वो लाइब्रेरी की जो स्थापना है वो 1923 बंगलोर में हुई थी, लेकिन इसका जो अनुसंधान संस्था है मुख्यालय वो करनाल में 1947 में बनाया गया था। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन शुरू हुआ, तो भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया और कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ था और ये विनोबा भावे के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, तो एपी जो उसका जो शहद होता है उसे पीते हैं, तो इससे हम याद रख सकते हैं एपी कल्चर। तो एपी कल्चर मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। अब हम याद रखेंगे जो पीसी कल्चर है, पीसी जो मछली होती हैं उनका जो पालन होता है उसको पीसी कल्चर कहते हैं, और जो सेरीकल्चर रेशम के कीट के जो पौधे होते हैं उनको सेरीकल्चर बोलते हैं। तो और जो टिश्यू कल्चर, और जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो इसमें से कौन सी प्रजाति है जो गेहूं की नहीं है? तो गेहूं की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो सोनालिका है, अर्जुन है, और क्या कहते हैं कंदन है, अमर है, भवानी है, चंद्रका है, देश रतन है, कंचन है, गिरजा है, प्रभावी है, कल्याण, सोना, मकरोनी, राज 3077, ये सभी गेहूं की प्रजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2, क्रांति गेहूं की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफराबादी भैंस पाई जाती है, तो जफराबादी भैंस जो पाई जाती है वो गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। गहन पशुधन विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? तो गहन पशुधन पंचवर्षीय योजना है, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में पशुओं के चहुमुखी जो विकास हेतु मूल ग्राम योजना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या कहते हैं गहन पशुधन विकास योजना स्टार्ट की गई थी। पतंग डेटर पेस्ट का कारण है, पतंग का कारण क्या है? जो पतंग बीमारी हो जाती है उसका कारण हमारा विषाणु है, वायरस। गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो गाय का जो जीवन काल है वो सामान्यतः 20 से 25 वर्ष होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3, 20 से 25 वर्ष गाय का जीवन काल होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है, तो मूंगा रेशम का जो उत्पादन है मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा असम में मूंगा रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 1। पोलियो की दवा का आविष्कार किया था, तो पोलियो की दवा का आविष्कार जॉन्स साल्क के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। खाने वाला जो नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड खाने का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। निम्न कॉलमों को सुमेलित कीजिए। तो एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, और जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध में पाया जाता है, और ये क्या है? ये टैनिक एसिड, ये दैनिक नहीं टैनिक एसिड, ये चाय में पाया जाता है। तो ए का हो जाएगा हमारा 4, ए का हमारा 5, ये 4 है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, तो ए का 4। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया? तो संहति और ऊर्जा के बीच अल्बर्ट आइंस्टाइन ने संबंध स्थापित किया था, जो E = mc² था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?
तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर HJ भाभा थे, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लेना चाहिए? तो BCG का टीका जो है वो तपेदिक टीबी के रोग के लिए लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। टीबी के लिए BCG का टीका लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। हंसने वाली गैस है, तो हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड जिसे सामान्यतः हम हंसने वाली गैस कहते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहते हैं। सर्वाधिक दाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल जो डोनर है वो कौन सा रक्त समूह है? तो रक्त समूह O। यह सबको रक्त दे सकता है, तो इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा। और जो सर्वाधिक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता बोले तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो AB। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह की पृष्ठभूमि के दृश्य देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी बंद जगह में से किसी समुद्र की सतह को देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1 पेरिस्कोप। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर कई प्रमुख टूर्नामेंट जीते? मार्टिना हिंगिस संबंधित हैं, तो मार्टिना हिंगिस जो है स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किस दिन मनाई जाती है? तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ जो थे श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 22 दिसंबर। हाल ही में दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो 30 मार्च को शून्य अवशिष्ट दिवस को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात में ही राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई है अभी 2023 में। 15वें हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जर्मनी ने 15वें हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेज को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने भारत में जो अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाने बनाने की जो अनुमति दी थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा जहांगीर। यह एक मुगल शासक था जिसने अंग्रेज़ों को भारत में पहली बार कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी को अपनी काल्पनिक धुरी पर एक बार की घूर्ण अवधि कितनी है? तो पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कहते हैं घूर्ण करती है, घूमती है, और ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में क्या कहते हैं एक चक्कर पूरा करती है, और इसी के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान में 280 अनुच्छेद में किया गया है, जिसमें इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, और वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4। लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है? तो जो लाल मिट्टी होती है
जिसमें जिसमें आयरन ऑक्साइड के कारण जिसका कलर जो है लाल होता है। तो ये है जो पाई जाती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के प्रदेशों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का स्थान बना? मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो RBI है उसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी, जबकि उसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 ईस्वी में हुआ था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? तो जब हमारे संविधान को तैयार किया जा रहा था तो जो संविधान निर्माण करने वाली जो सभा थी उसका जो सबसे पहले उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको क्या कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन इसमें पूछा है अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? जैसे कि समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन जब उनमें द्वंद्व हो कि किसका जो कानून है, जो नियम है, केंद्र का चलेगा राज्य का, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में केंद्र का जो कानून है वो प्रभावी माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? तो 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में मिस्र के जो राष्ट्रपति थे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो थे, अब्देल फतेह अल सीसी, ये 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत आए थे। मिस्र के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। सुंदर पिचोई का नाम किस कंपनी से संबंधित है? तो सुंदर पिचोई का नाम किस कंपनी से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा गूगल कंपनी से संबंधित है सुंदर पिचोई। पंत सम्राट प्रजाति है, तो पंत सम्राट प्रजाति क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका हमारा आलू की। संत सम्राट प्रजाति आलू की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2023 कैरोलिना विलेस्का किस देश की हैं? तो मतलब मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जिन्होंने जीता है वो पोलैंड की हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। अकेडमी अवार्ड 2023 ऑस्कर में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? तो अकेडमी अवार्ड मिले गए हैं 2023 में ऑस्कर के, वो 95 अकेडमी अवार्ड्स हैं। 95 जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को क्या कहते हैं 2023 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है? तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो नीति आयोग बनाया गया है वो योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति को कहते हैं। तो मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा एस्कीमिया। अगर शरीर में खून की कमी हो जाए तो एस्कीमिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। चलिए अब रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चंस तो इसको हम अब लिख लेंगे अलग।
1,3,8,26,106। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें कुछ प्लस हो रहा है। तो हम देखेंगे कि जो हमारी सीरीज़ है वो छोटे से बड़ी होती जा रही है। इसका मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। उस मल्टीप्लाई जो हमारा मल्टीप्लाई या कुछ प्लस हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई कुछ माइनस हो रहा है। तो ऐसे हम सीरीज़ को चेक करते हैं कि सीरीज़ बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई 2 + 1। इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 + 1 +2। इसमें क्या हो रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई 1 + 2। फिर से देखते हैं। इसमें जो है मल्टीप्लाई 2 + 1 हो रहा है पहले वाले में। मल्टीप्लाई 1 + 2 हो रहा है। मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 3 24 25 26 +2 हो रहा है। तो मल्टीप्लाई इसमें 4 आएगा +2 होगा। तो हमारा जो आने वाला है उसमें मल्टीप्लाई 5 + 2 होगा। तो 106 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस हम 2 करेंगे। 6 5 × 30, 5 × 5 +2 तो 532 532 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है उस पर हम फोकस करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन सा पूछा गया है। ये बीच वाला पूछा गया है। तो हम ये देखेंगे कि ये ऊपर वाला 40 कैसे बना है। तो 19 और 21 को प्लस करके देखते हैं। 19 और 21 को प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 40। तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करके बीच वाला बनना है। तो ऐसे ही हम अगला सवाल करेंगे 7। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो 75 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से एक अन्य अलग है उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या है? इसमें हम अंतर चेक करेंगे HLP। H और L में कितना अंतर है? HIJKL 4 का अंतर। MNOP इसमें भी 4 का अंतर। इसमें चेक करेंगे JKLMN इसमें भी 4 का आ रहा है। OPQR इसमें भी आ रहा है 4 का। अब इसमें चेक करते हैं EFGHI 4 का। I से JKLMN इसमें 5 का आ रहा है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं CGK। तो CDEFG 4 का। GHIJK 4 का। तो इसमें अलग क्या है? ये वाला जिसमें 4 और 5 का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसमें से डिफरेंट बताना है। तो इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें जो मई का महीना जो होता है वो 31 का होता है। जून का जो होता है वो 30 का होता है। जुलाई का 31 का और अगस्त का भी 31 का। तो डिफरेंट क्या है इसमें? जून, जिसको तीसरा महीना होता है। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मनीष ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। तो बताइए कि तस्वीर का संबंध मनीष से क्या है। तो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मनीष ने कहा। तो मनीष कह रहा है कि वह मेरे मामा के पिता, तो मनीष की मम्मी होंगे और उनके भैया होंगे जो मनीष के मामा हैं। ठीक है। मेरे मामा के पिता मतलब नाना हो गए, प्लस का साइन लगा देंगे। पिता की इकलौती बेटी तो इनकी माँ ही हुई मनीष की। इकलौती बेटी की बेटी थोड़ा नीचे कर लेंगे। ठीक है। तो उनके पिता होंगे। अब क्या बोला है? मामा के पिता की इकलौती बेटी तो उनकी मम्मी हुई मनीष की। इकलौती बेटी की बेटी मतलब मनीष की बहन। तो बताइए कि तस्वीर का संबंध मनीष से क्या है? जो तस्वीर का है मनीष से क्या है? तो तस्वीर वाली जो लड़की है वो मनीष की बहन हुई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। 17 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था? तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें निकालना है 17 अप्रैल 2015 का दिन। तो 2015 से हम 15 का नहीं, हम 2014 का लास्ट डे निकाल लेंगे। लास्ट डे का मतलब 31 दिसंबर को कौन सा दिन था। तो इसे निकालने की
एक ट्रिक है कि 2014 का अंतिम दिन कैसे निकालें। तो अंतिम दिन निकालने के लिए ये 2000 है, ये 2000 है। 2000 में हम 400 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 400 का डिवाइड मतलब पूरी तरह से जा रहा है तो 0 बच जाएगा। प्लस ये 14 लिख लेंगे, 14 में 4 का डिवाइड करके लीप ईयर निकाल लेंगे कि कितने लीप ईयर बन रहे हैं हमारे। तो हम 14 में इसको मिटा देते हैं, हम 14 में 4 का डिवाइड देंगे तो 4 3 जा 12, तो 2 3 बार जा रहा है, प्लस 3 कर लेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 14 + 3 + 0। तो अब इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 से 1 कट जाएगा तो बचा हमारा सिर्फ 3, हमारा 3 बचा। अब हमारा 3 आ गया, कोड हमारा 3 आ गया। तो इसके बाद हम जो है कोड है वो 3 आ गया। अब हम जनवरी में जाएंगे तो जनवरी का महीना जो होता है वो 31 का होता है, जिसमें हम 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 चौके 28, 28 29 30 31, रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है। अगर 30 का महीना होता तो रिमाइंडर हमारा 2 बचता। तो इसी के हिसाब से हम अब सॉल्व करेंगे। तो हमारा 30 आ गया। जनवरी में 3 होते हैं और डेज, और जो जनवरी के बाद फरवरी 2015 है तो क्या है ये सामान्य वर्ष है जिसमें 28 दिन होते हैं तो 0, प्लस फरवरी मार्च जो होता है 31 का तो उसमें 3 और डेज बचेंगे। मार्च के बाद 17 तारीख तक हमको जाना है तो हम सबको प्लस कर लो। तो 3 6 और 3 9 और 17 कितने हुए 9 और 17 26 26 और डे आ गए, जिसमें हम 7 का डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21, तो हमारे जो ऑड डे बचे 5। अब 1 का मतलब होता है मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे, 4 का थर्सडे और 5 का फ्राइडे। तो हमारा आंसर आ गया शुक्रवार। तो 5 ऑड डे हैं तो हमारा शुक्रवार। इस प्रकार ही ऐसे प्रश्न हल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि हैं। तो हमने माना श्री, ये श्री हैं, ये श्रीमती वर्मा हैं, ठीक है, वर्मा जी हैं और इनके 2 बच्चे हैं। कौन है, एक आशा है और एक शशि है, पर इनका भी हमें जेंडर नहीं पता कि कौन सी लड़की है कौन सा लड़का है। हमने मान लिया आशा और शशि हैं। शशि की शादी राधा से हुई है, तो शशि की शादी राधा से हुई है, लेकिन अभी भी हमें इनका जेंडर नहीं पता। जो श्रीमती महाजन की बेटी है, मतलब जो राधा है जिससे शादी हुई है वो महाजन की जो है बेटी है, तो इसका मतलब ये बेटी हुई और ये बेटा हुआ, और ये किसकी हैं, श्रीमती और महाजन, ये लोग महाजन हैं, ठीक है। सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है और रीता से शादी करता है। सुरेश जो है श्रीमती महाजन का बेटा है, सुरेश श्रीमती महाजन का बेटा है और जो रीता से शादी करता है। सोनू और रॉकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। सोनू और जो सुरेश और रीता के जो बच्चे हैं वो सोनू और रॉकी हैं। आगे क्या बोला, सुरेश और रीता के बच्चे हैं, ठीक है। उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। तो उमा और जो सुधा हैं वो उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। तो अब ये बनकर तैयार हो गया। अब हम सवाल करते हैं, सोनू का कुल नाम क्या है। तो सोनू का कुल नाम क्या है, महाजन। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंधित है। तो सुधा के साथ जो सुरेश का संबंध है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है। तो जो सुधा है उसका जो सुरेश के साथ संबंध है वो क्या है। तो इसका सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंधित है। तो सुरेश सुधा का क्या हुआ, मामा हुआ। सुधा का आशा से क्या संबंधित है। सुधा कौन है आशा की। तो सुधा आशा की क्या हुई, ये दोनों बेटियां हैं, उमा और सुधा शशि की, तो इनकी भतीजी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड को फेवर को ये लिखा जाता है। तो
डैगर को क्या लिखा जाएगा, तो हम चेक करते हैं। फेवर को FAVOUR, फेवर को EVF के बाद FEF, तो -1 हो रहा है। AB +1 हो रहा है, और UV इसमें -1 हो रहा है। OP +1 हो रहा है। TU -1 हो रहा है। RS +1 हो रहा है। तो -1 +1 का संबंध इसमें चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारा -1 +1, तो D माइनस के 1 करेंगे तो C हो जाएगा, ये B हो जाएगा। यहाँ +1 करेंगे, यहाँ -1 +1, इधर -1, तो G में से 1 घटाएंगे तो F आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा तो H आ जाएगा। E में तो 1 घटाएंगे तो D हो जाएगा। R के 1 प्लस करेंगे तो CVFHDS, तो CVFHDS ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। को सॉल्व करेंगे। सभी पैंट स्कर्ट हैं, सभी जो पैंट हैं वो स्कर्ट हैं। कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है, कोई जो शर्ट है, शर्ट कोई भी वो स्कर्ट नहीं है, ठीक है। तो कुछ स्कर्ट पैंट हैं, तो जो कुछ स्कर्ट हैं वो पैंट हैं, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जो कुछ स्कर्ट है वो पैंट हो जाएंगे। सभी जो शर्ट हैं वो पैंट हैं, सभी जो शर्ट हैं वो पैंट हैं। तो इसमें क्या बोला है, कोई भी शर्ट स्कर्ट नहीं है। इसमें क्या बोला, सभी शर्ट पैंट हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सभी जहाज़ टायर हैं, सभी जो जहाज़ हैं वो टायर हैं। सभी टायर इंजन हैं, सभी टायर इंजन हैं। कोई भी इंजन जहाज़ नहीं है। जब पॉजिटिव पॉसिबिलिटी दे रखी है तो नेगेटिव गलत हो जाएगा। कोई भी टायर जहाज़ नहीं है, कोई भी इंजन जहाज़ नहीं है, कोई भी टायर जहाज़ नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। जैसी दुर्घटना सावधानी से संबंधित है, वैसे ही बीमारी किससे संबंधित है, तो दुर्घटना घटने से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, वैसे बीमारी से बचने के लिए स्वच्छता बरतनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। राज्य का राज्यपाल से जो संबंध है वही देश का किससे संबंधित है। राज्यपाल में सबसे बड़ा अधिकारी राज्यपाल होता है, और देश में सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACE का जो संबंध HIL से है वही संबंध MOQ का किससे है। तो A के बाद क्या आएगा, ABCDEFGH, तो इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, इसमें 7 प्लस हो रहे हैं। CDEFGHI, तो इसमें 6 प्लस हो रहे हैं। EFGHIJKL, तो इसमें 7 प्लस हो रहे हैं। ऐसे ही इसमें करेंगे हम MOQ, इसमें 6 प्लस, इसमें 7 प्लस करेंगे। MNOPQRST, T हो जाएगा। O में 6 प्लस करेंगे तो U हो जाएगा। जैसे कि 15 पर आता है तो 6 प्लस करें तो 21 U, और इसमें 7 प्लस करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AAB, तो बड़े को इसमें क्या लिखा गया है, सबसे पहले बड़ा है तो छोटा कर दिया है, छोटे को बड़ा कर दिया है, छोटे को बड़ा कर दिया है, तो P को स्मॉल p, Q को बड़ा Q, R को बड़ा R, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा P, इसका ऑप्शन हो जाएगा स्मॉल p और बड़ा Q और R। ऑप्शन नंबर हमारा ये Q है, वो नहीं है, PQR, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पैंट स्कर्ट हैं, ये नेक्स्ट सेम आ गया है।
77 क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर देगी। तो जब भी कोई भी ट्रेन किसी आदमी को या बिजली के खंभे को पार करती है, इसका मतलब वो अपनी दूरी पार करती है। तो हमारे जो टाइम है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी 75 मीटर। तो हम टाइम निकाल रहे हैं, टाइम इजकल टू 75 मीटर अपॉन 60 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, 15 पंचे 75, 15 चौका 60, 2 दूनी 4, 2 नी 18, तो 9/2 सेकेंड। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, तो 1/2, तो 4.5 मिनट लगेंगी पार करने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 7:9 है। दोनों रेलगाड़ी समांतर पथ पर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। पहली रेलगाड़ी टेलीफोन खंभे को 4 सेकंड में तथा दूसरी गाड़ी उसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो दोनों को एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें जो होता है, हमने मानी जो स्पीड है वो 7:9 है, इसमें दे रखी है। तो क्या कहते हैं, पहली रेलगाड़ी जो है 4 सेकंड में, इसको जो टाइम लग रहा है वो 4 सेकंड लग रहा है, और इसका जो टाइम लग रहा है वो 6 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा रेशियो के फॉर्म में, 7 चौके 28, 9 चौके 36, तो टोटल डिस्टेंस हम प्लस कर लेंगे। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 8 और 6 14, 5 64। ठीक है, तो 64 किलोमीटर एक्स में मान लो या कुछ भी रेशियो में हम इनको मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 64 रेशियो हमारा डिस्टेंस हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय, जब 2 रेलगाड़ी एक इधर से आ रही है और इधर से जा रही है, तो उनकी जो चाल होती है, इनकी 7 रेशियो, इसकी 9 रेशियो, जो चाल होती है एक दूसरे की तरफ आती हैं तो वो जुड़ जाती है। 7 और 9 कितना हो गया 16, तो 16 किलोमीटर, 16 देखते हैं हम गड़बड़ कर रहे हैं कहीं, ये 9 चौक ये गड़बड़ हो गया है। हाँ, यहाँ हो जाएगा 54, 9 छक्के 54, 8 9 10 11 12, यहाँ हो जाएगा क्या ही लगा 1 8, 82 रेशियो। जो हमारी डिस्टेंस आ गई वो 82 रेशियो आ गई। अब जो स्पीड हो जाएगी हमारी रिलेटिव स्पीड, वो 16 रेशियो हो जाएगी। तो हम क्या लिखाएंगे, टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 82 रेशियो हो गई, और जो हमारा टाइम है, अगले पेज पे करते हैं, जो हमारी जो डिस्टेंस है वो 82 रेशियो हो गई, और जो हमारा स्पीड है रिलेटिव स्पीड हमारी 16 रेशियो हो गई, और जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 18 2/16। अब इसको 4 से काट लो या किसी से भी कट कर सकते हैं। तो 2 से काट लेते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 1 2, तो 41/8 डिवाइड कर देंगे, 8 पन्ने 40, तो ये आ गया 5 सही 1/8 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि एक काम को आरंभ करता है। तो इसमें अल्टरनेट काम दे रखा है कि एक के बाद एक काम करता है। तो ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को क्या कहते हैं 8 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 8 सत्ते 56, ये हमारा टोटल वर्क आ गया और ये हमारी इफ़िशेंसी आ गई। अब वो दोनों ये 15 काम
2 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि ए हमारा स्टार्ट कर रहा है। एक दिन में 8 काम हो गया, दूसरे दिन में 7 काम हो गया, तो दोनों मिलाकर 15 काम 2 दिन में हो गए। हमको पहुंचना है 56 के पास, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 15 चौके 60, तो 3 बार 15 थी 45, तो 45 काम हमारा कंप्लीट हो गया 9 दिन में। ठीक है, अब बचा कितना काम, तो इसमें से 45 को माइनस कर देंगे तो बचा हमारा 11 काम। इसके बाद जो काम आएगा वो ए आएगा, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ है, तो ए 8 काम कर देगा, तो दिन कितने हो गए, 10 दिन, और 8 काम और हो गया, तो कितना बचा अभी, सॉरी ये 3 दूनी 6, 6 दिन में कर देगा काम, तो 6 दिन काम हो गया, एक दिन और बढ़ गया, और इसने 8 काम कर दिया एक दिन में। अब बचा कितना, 8 9 10 11, 3 काम। अब इस 3 काम को कौन करेगा, बचे हुए को, ये 7 की इफिशियंसी करते करेगा, तो 7 सही 3/7 दिन में काम ये दोनों मिलकर मतलब अल्टरनेट में कर लेंगे। तो इसको 7 7 49 50 51 52/7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। एक फल विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, उसका हानि प्रतिशत क्या है। तो हम क्या करेंगे, 6 केले 5 रुपये में खरीदे, और यहाँ ये जो 4 केले हैं वो 3 रुपये में खरीदे, तो क्वांटिटी को हम बराबर कर लेंगे। 6 दूनी 12, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, और 4 तिया 12, और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हमारी क्वांटिटी इक्वल हो गई। तो 5 दूनी 10 रुपये, और यहाँ 3 तिया 9 रुपये, तो कितने की हानि हो रही है, 1 रुपये की, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके में ख़रीदा है, मल्टीप्लाई 100, तो हमारा जो नुकसान हुआ है वो 10% का हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 287 मल्टीप्लाई 287 प्लस 269 मल्टीप्लाई 269 माइनस 287 इंटू 269, तो ये क्या बनना है, हमने ए मान लिया इसको, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये क्या बनना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यह हमारा जाएगा 18, तो 18 का स्क्वायर 324, यही हमारा आंसर है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है y/x, यदि इनमें से एक संख्या x/y² हो तो दूसरी संख्या क्या है। लेट हमने माना कि जो दो संख्याएं a एंड b हैं तो उनका जो गुणनफल है a इंटू बी इक्वल टू दे रखा है x/y, और एक संख्या मैंने मान लिया a संख्या जो है हमारी x/y² दे रखी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसका जो वैल्यू है a की हम इसमें रख देंगे x/y² इक्वल टू y/x। ये हो जाएगा हमारा y/x, ठीक है, y/x इंटू ये b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो v इक्वल टू y^3/x², यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकें कितनी संख्या होंगी, तो मतलब 6 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों वाली हम संख्या को बताएंगे। तो पहली संख्या जो होगी 100 तो होगी नहीं, 3 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या 100 होती है, तो 100 के बाद कौन सी होगी, तो 100 के बाद 102, फिर 6 प्लस करते जाओ x 108, तो इस तरह से जो हमारी संख्या होंगी एंड में जाके कितनी हो जाएंगी, तो हम डिवाइड कर देंगे 1000, ये 4 अंक की संख्या है। जब हम 6 में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी लास्ट वाली संख्या होगी 996 होगी, जो 6 से डिविजिबल होगी। तो हम इसको क्या मानेंगे, एक समांतर श्रेणी जिसमें a इक्वल टू हमारा क्या है 102, और जो डिफरेंस आ रहा है d जो आ रहा है 6 आ रहा है, और जो लास्ट संख्या है 996, तो हमें निकालना है nवां पद।
तो हमको क्या निकालना है, ए हमारे पास आ गया 102, डी हमारे पास आ गया 6, लास्ट संख्या आ गई हमारे पास 996। ठीक है, तो हमें एन व पद निकालना है कि कितने टर्म हैं, कितनी संख्या है। तो एन टर्म इजकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो टी एन 1996 इजकल टू 102 प्लस 1 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 196 में से 102 घटाएंगे तो ये बचेगा 4, 9, 8 और 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाए 6, 2 बचे। तो ये हमारा जो डिवाइड जाएगा 6, 7, 8, 14, 24 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 6 निम 54, तो 149। तो ये हो जाएगा हमारा 149 इजकल टू एन माइनस 1, तो एन इजकल टू 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 150। तो आंसर हो गया, हमारी संख्या जो है 150 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्या हैं। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पहले सबसे बड़ी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो हम पहले जो ये संख्या हैं इनको लिख लेंगे, 9 और 6/7 सब में यही संख्या हैं, बस इनको हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग अवरोही क्रम में। तो इनमें हम अंतर निकालेंगे। एक तो तरीका है एलसीएम लेने का, तो वो बड़ा हो जाएगा, हमें जल्दी से सवाल करना है तो हम अंतर निकालेंगे। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है और इसमें 1 का अंतर है। तो ये जो अंतर निकाला है 2, 2, 1, इनका एलसीएम जो आएगा वो 2 आएगा। तो 3 हो गया, 7 हो गया, 1 का इसमें 2 बार जा रहा है तो 2 के मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 6 दूनी 12। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारी ये वाली हो जाएगी, फिर उसके बाद ये वाली। तो पहले नंबर 6/7, फिर 7/9, फिर 3/5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 करेक्ट। का महत्व समावर्तक क्या है। तो ये हमारी संख्या दे रखी है, 1 पॉइंट में दे रखी हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 5, 6/10, 7। अब इनका एलसीएम, अब हम एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या को एचसीएफ निकालते हैं, नीचे से वाली संख्या का एलसीएम, लेकिन इनको सिंपल फॉर्म में परिवर्तित करने के बाद। तो हम काटते हैं इसको काटते हैं। पश्चिम सत्ते 125, 25 चौका 100, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 28/5 और 7/1। तो एचसीएफ ऊपर जो आ गया वो 7 आ गया और नीचे जो एलसीएम आएगा वो 20 आएगा। तो 20 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 0.35 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्र में बराबर बांटे। यदि उसके पास उसके जो 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। तो उसके मित्र कितने थे। तो हमने माना कि उसके पास जो मित्र थे x थे, तो उसने 100 रुपये डिवाइड बाई x, इतने रुपये उसने प्रत्येक मित्र को दिए। अब उसमें 5 मित्र और होते तो उनमें जो प्रत्येक है 1 रुपया कम होता। तो इनमें अंतर दे रखा है कि अगर मेरे पास रुपये तो 100 ही हैं, लेकिन मित्र 5 और होते तो मुझे 1 रुपया और मिल जाता। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलो सॉल्व करते हैं। ये 100/x माइनस के 100/x प्लस 5 इजकल टू 1 हो जाएगा। इनमें डिफरेंस जो है, अब इनका एलसीएम आ जाएगा x प्लस के 5। अब 100 इसमें हमारा कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस के x इजकल टू 1। x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 500 इजकल टू x² प्लस के 5x। तो इसको अब हमारा आ गया x² प्लस 5x, अब प्लस माइनस के 500 इजकल टू 0। तो 500 के ऐसे टुकड़ा करो कि हमारा 5 आए, तो 25 और 20,
इनको मल्टीप्लाई करेंगे 500, तो हमारा प्लस का बड़ा होना चाहिए, माइनस का छोटा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 25x माइनस के 20x और ये माइनस के 500। तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 25, इसमें से माइनस के 20 कॉमन लिए जाएंगे, x प्लस के 25। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस के 25, एक कोष्टक में, एक में x माइनस के 20। तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 करेंगे तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा, 25 माइनस का। एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो प्रारंभ में एक बिंदु पर लौट आती है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या है? जब कोई भी नाव जा रही है, वापस आ रही है, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 15 मल्टीप्लाई 10 अपॉन, इनको प्लस कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी औसत चाल हो जाएगी। कमल का जो विवाह है 6 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी तो वर्तमान आयु है, आयु से 5 गुनी है। ये कह रहा है कि जो कमल का विवाह है वो 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो मैंने मान ली कमल की आयु वर्तमान में x है, तो 6 साल पहले क्या हुई, x माइनस के 6। तो उसने कहा है कि जो वर्तमान आयु है उसकी, जो उसकी पूर्वी आयु का 5/4 गुना है। जो उसकी वर्तमान आयु है पहले की आयु का 5/4 गुना है। जो उसने कहा है वही कर लिया हमने कि कमल का विवाह 6 साल पूर्व हुआ था, तो हमने मान ली कमल की जो विवाह के समय की आयु थी उसकी आयु का 5/4 गुना है उसकी वर्तमान आयु। ठीक है, तो हमने ऐसे कर लिया उसके वर्तमान। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 5x माइनस के 30 इक्वल टू 4x, 30 उधर पहुँच जाएगा तो x इक्वल टू 30। तो कमल की आयु आ गई 30 वर्ष वर्तमान। तो कमल के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो 1/10 है, तो उसके पुत्र की आयु कितनी हुई, 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 करेक्ट। प्लेजर, तो हमें क्या बताना है, सेम। चूज दी वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग इन टू द कीवर्ड। जो सेम मीनिंग बताता है वो वर्ड हमें बताना है। प्लेजर माने क्या होता है, खुशी है, हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, यही हमारा क्या होता है, प्लेजर होता है। इसका मतलब क्या है, हैप्पीनेस मतलब खुशी हो। चूज दी वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द कीवर्ड। तो अपोजिट जो इन मीनिंग में अपोजिट है वो हमको बताना है। ठीक है, तो हाइपोक्रासी या वैनिटी, एरोगेंस और सुपरियरिटी, तो इसमें अपोजिट क्या है, हाइपोक्रासी माने होता है ढोंग करना, मिथ्याचार। वैनिटी का मतलब होता है घमंड, एरोगेंस का मतलब होता है अभिमान करना, सुपरियरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। परफेक्ट हेल्थ डिपेंड ऑन दी डैश ऑफ ए फ्यू सिंपल रूल टू हेल्थ। तो जो हमारी परफेक्ट हेल्थ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मतलब एक सिंपल रूल्स टू हेल्थ। हमें क्या करना चाहिए कि जो ऑब्जर्वेंस, तो हमें ध्यान देना चाहिए कुछ सिंपल, कुछ सामान्य रूलों पे, ताकि हम अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 इज करेक्ट। चूज़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें कौन सा गलत तरीके से वर्ड है उसको हमें चूज़ करना है। तो इनरवेटेड माने होता है हतोत्साहित, ये सही है। एविक्यूट का मतलब होता है खाली करना, ये भी सही है। और ऑप्शन ये वाला जो है एक्सीक्यूट की स्पेलिंग होता है EXECU, एक्सीक्यूट, EXECUTED। एक्सीक्यूट माने होता है कार्य संपन्न करना, एक्सीक्यूट किया हमने तो कार्य को संपन्न किया, तो स्पेलिंग ये हमारी गलत हो जाएगी। ऑप्शन
च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस बाहर से किया जाता है? तो जो च वर्ग का उच्चारण किया जाता है, तो ये पूछा कि च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से किया जाता है। तो इसको याद रखने के लिए हम कुछ ट्रिक याद करेंगे। क, च, ट, ते और पे, कचट तप। तो हम याद करेंगे के वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, जिसमें के, खे, गे, घे अड़े आती हैं। च में चे, छे, जे, झे अड़े आती हैं। टे, ठे, डे, डे अड़े आती हैं। ते, थे, दे, धे ने आएंगे। पे, फे, भे में आएगा। तो ये हो गए कचट तप। तो इसको हम लिखेंगे जो आगे के टी एम डू। तो इससे हम याद रखेंगे KTM डू। KTM डू के हिसाब से हम इसे याद रखेंगे KTM डू। केमिस कंठ, टीमिस तालव्य और मेमिस मूर्धया, डे से दंत दंत, कैसे ओष्ठ, दो जो कैसे होते हैं वो तालव्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तालु। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। तो ये हमारी ट्रिक थी। सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी इसमें से कौन सी है, जल्दी से फटाफट से बताइए। ललायित, ललायित। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। भौतिक का विलोम शब्द क्या है? भौतिक का उल्टा आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है, ये हमको बताना है। तो हड़ताल एक स्त्रीलिंग है, पुलिस भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, सरकार भी एक स्त्रीलिंग है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 जो संविधान है, संविधान एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा संविधान 4। ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। तो ग्रीस का सही संधि विच्छेद गिरी, गिरी प्लस ईश, जिसमें ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई इजकल टू बड़ी ई। तो दीर्घ संधि में जब एक फैमिली मिलकर अपनी फैमिली बनाती है तो दीर्घ संधि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये गिरी रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोष हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। तो प्रत्यय और जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं जो लास्ट में लगते हैं, तो हर्ता इसका प्रत्यय है। जो थोड़ा जानता हो, मतलब जो कम जानता हो, तो अल्पज्ञ, उसको हम एक शब्द में अल्पज्ञ कहते हैं। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल तथा बेढंगा होना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। सो गाइज, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।